नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन, व्हाट आर द बायोम और कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से इकोलॉजिस्ट ने उसे क्लासिफाई भी किया होगा बायोम को। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है कि बायोम इज कॉम्प्लेक्स ऑफ कम्युनिटीज, means there are several communities. When you observe in an area, we call that biome, complex of communities, okay, maintained by the climate. So what is the major factor which determine the biome? Is climate. Climate is a abiotic factor. So what is the major determinant of a biome of any region? Is a climate of that. Other factor are also there, but the most determining factor is climate. And climate is abiotic factor. अब देखो, जब फिर आप बात करते हो कि क्लाइमेट, तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर जाना होगा. क्लाइमेट इज अ बायोटिक फैक्टर. ओके, नाउ वंस हाउ वी डिटरमाइन अ क्लाइमेट ऑफ अ रीजन. किसी एरिया का क्लाइमेट किस चीजों पर डिपेंड करता है? तो मैंने बताया था 3 मेजर चीजें हैं जिस पे डिपेंड करता है. क्या है वो? टेम्परेचर, और क्या है? प्रेशर, और क्या है? ह्यूमिडिटी. ठीक है, इसी के कारण आपको पता है कि उस एरिया में विंड्स भी डिपेंड करते हैं और प्रेसिपिटेशन भी डिपेंड करते हैं. तो ये भी फैक्टर्स हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स which determine what? Biome. Okay, and what are biome? The complex of the communities in an area in a given time. Okay, and characterized by distinctive type of vegetation. और फिर तुम क्या देखोगे? उस एरिया में यूनिक वेजिटेशन होगा. क्यों? क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में डिफरेंट वेजिटेशन ग्रो करते हैं और फाउना भी आपको अलग दिखाई देगा. ठीक है, वेजिटेशन. अब क्वेश्चन ये है कि क्या वेजिटेशन पर डिपेंड करता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है. हम एक वर्ड यूज करते हैं, मैंने पहले भी यूज किया है यहाँ पर. एप्रोप्रिएट अगर हम बात करें तो उसे लाइफ फॉर्म कहते हैं. लाइफ फॉर्म. अब लाइफ फॉर्म भी मैं जब कम्युनिटी डिस्कस कर रहा था आपके साथ, तो मैंने स्पेशली एक हेडिंग डिस्कस किया था, लाइफ फॉर्म. सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स दोज हु आर प्रेजेंट इन अ रीजन इज नोन एज लाइफ फॉर्म. तो एक्चुअली बायोम इज डिटरमाइंड बाय द लाइफ फॉर्म, नॉट ओनली द वेजिटेशन. बट हम वहाँ फॉर्मना भी स्टडी करते हैं. लेकिन मेजर, जैसे अब जब आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हो, या फिर आप कई बार बोलते हो सवाना वेजिटेशन, तो सवाना वेजिटेशन कहते हो तो वो यूनिक है, वहाँ के क्लाइमेट यूनिक होते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, वहाँ पे यूनिक वेजिटेशन है. तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ रीजन एंड अ बायोम बेस्ड ऑन द लाइफ फॉर्म. So that's why I have mentioned that कि they are also called super ecosystem. ये क्या कहलाते हैं? बायोम को हम क्या बोलते हैं? सुपर इकोसिस्टम. व्हाई द इट इज सुपर इकोसिस्टम? व्हाई द वर्ड सुपर इज? because in the level of organization it is higher in position than ecosystem, the biome. So biome are known as super ecosystem. तो कई बार ये टर्म दे दिया अगर, which of the following is also called as super ecosystem, whether it is the community or ecosystem or population. So obviously super ecosystem है तो ecosystem से ऊपर ही हायरार्की में होगा. तो कम्युनिटी तो हो नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स ऑफ कम्युनिटी हो सकता है, दैट इज बायोम. ओके, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेजिटेशन एंड एनिमल्स. तो फाउना और फ्लोरा वहाँ यूनिक होंगे. तो वर्ल्ड अक्रॉस, जैसे मैंने कहा कि इफ वी आर लर्निंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट across the world, so what we are observing that the tropical rainforest is present in the South America, Amazonian एरिया में आपको इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अफ्रीका, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एशिया. तो तुम अफ्रीका में चले जाओ या फिर एशिया में आ जाओ या फिर साउथ अमेरिका में चले जाओ, तुम्हें क्या दिखाई देगा? सिमिलर काइंड ऑफ वेजिटेशन दिखाई देगी.
इसी आधार पे हम डिटरमाइन करते हैं कि अच्छा साउथ अमेरिका में भी था तो वहां भी इस टाइप के पौधे थे और यहाँ भी मिल रहे हैं, यानी सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन वहां भी होगा, साउथ अमेरिका में भी और अफ्रीका में भी और एशिया में ही, तभी एक ही तरह के पौधे आपको 3 कॉन्टिनेंट में दिखाई दे रहे। So similar type of plant, why grow in 3 different continents? Because the climatic condition in these 3 different continents in that region is similar. Okay, so that's why. अब देखो, 2 इकोलॉजिस्ट के नेम मैंने मेंशन किया है। वन इज, अब शेल्फोर्ड लॉ के बारे में भी डिस्कस किया था या नहीं किया था तो करेंगे, एफ ई क्लीमेंट्स एंड वी ई शेल्फोर्ड, ठीक है ना, ये बहुत पॉपुलर नेम है, इकोलॉजिस्ट है ये, एफ ई क्लीमेंट्स एंड वी ई शेल्फोर्ड। दे डिस्क्राइब बायोम सिस्टम फॉर डीलिंग विथ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटीज, ठीक है ना। उन्होंने बायोम को कैसे डिस्क्राइब किया? व्हेन दे आर लर्निंग द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटीज, तब उन्होंने बायोम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कैसे डिफाइन किया? उनका डेफिनेशन गिवन बाय एफ ई क्लीमेंट एंड वी ई शेल्फोर्ड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोम? देखो क्या उन्होंने कहा है, ये है डेफिनेशन। ओके, so now he defined that, both defined that biotic community of geographical extent characterized by distinctiveness in the life form, distinctiveness in the life form, word है life form। what is life form? sum total of all the individuals in that region of the important climax species. According to F.E. Clement as well as V.E. Selford, इकोलॉजिकल सक्सेशन जब स्टार्ट होता है तो जो कम्युनिटी फाइनली अपने आप को स्टेबलाइज करती है उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। वही क्लाइमेक्स कम्युनिटी को इन्होंने बायोम कहा। क्यों कहा? क्योंकि जो फाइनली कम्युनिटी अपने आप को स्टेबलाइज करती है, वहाँ जितने भी इंडिविजुअल ग्रो करते हैं वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म तक वहाँ सर्वाइव करते हैं। उसी सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, दोज हु ग्रो एंड स्टेबलाइज देयर सेल्फ इन अ रीजन, according to F.E. Clement and V.E. Shelford, are biome. Okay, so he used the word life form. Biome is distinctively determined by life form. If you are writing that biome is determined by vegetation, it is not an appropriate word. अगर आप ये लिखते हो उससे बेटर है कि the biome is determined by the life form, then that is much better connotation. Okay, so what's the F.E. Clement and V.E. Shelford at? The biome is a climax community which is stabilized there, and biome is characterized by the life form. Life form means sum total of all the individual of that region. Okay, so this is the definition given by Clement and Shelford. Okay, so एक इकोलॉजिस्ट का ओपिनियन तो आपको याद रखना होगा. You have to learn it, you have to write in examination when you are writing the mains. Okay, and biome is a frequently asked question in mains, even in GS paper as well as your optional geography. Okay, now come to the next. Look at, अभी यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सवाना. सवाना इज अ ग्रासलैंड. अब ये दो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखा, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट. ड्राई फॉरेस्ट मतलब सीजनल फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, जैसे इंडिया में मिलते हैं. ठीक है ना. तो ड्राई फॉरेस्ट को हम क्या बोलेंगे? सीजनल फॉरेस्ट भी कहेंगे, जैसे डेसिडुअस फॉरेस्ट. भारत में डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है ज़्यादातर रीजन में. ओके, फिर ट्रॉपिकल सवाना, टेम्परेट ग्रासलैंड. सवाना है और ये स्टेपी है. टेम्परेट ग्रासलैंड, स्टेपी, प्रेरी, डाउन्स, वेल्ड्स. अब अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग नाम से हम जानते हैं उसे, कॉन्टिनेंटल स्केल्स के ऊपर. फिर डेजर्टिक. अब तुम डेजर्ट यहाँ जैसे लिखा है, अगर हम व्हिटेकर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें फिर डेजर्ट्स में भी कैटेगराइजेशन है. सेमी डेजर्टिक,
फिर डेजर्टिक, ठीक है ना। तो डेजर्ट्स में भी सब क्लासीफाई किया विटेकर ने। तो जब मैं विटेकर क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो नॉट ओनली डेजर्ट, आई विल ऑल्सो डिस्कस सेमी डेजर्ट कंडीशन। ओके, तो वहाँ बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ बायोम। मैंने कहा टोटल 21 पढ़ेंगे लैंड के ऊपर। फिर टेम्परेट वुडलैंड एंड स्क्रब लैंड, ओके स्क्रब लैंड। उसके बाद यहाँ देखो टेम्परेट फॉरेस्ट, उसके बाद आपने देखा नॉर्थ वेस्टर्न कोनीफेरस फॉरेस्ट, boreal forest or taiga which is found in the Siberian and Canadian region, then tundra in a polar region, tundra, and the mountain and ice cap। जब आप हिली एरिया में जाते हो माउंटेनस रीजन में, हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, तो जैसे जैसे माउंटेन पे जाते हो फाइनली आइस कैप्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तो उसे भी सेपरेटली क्लासीफाई किया। बट इसके अलावा भी, क्योंकि यहाँ पे 3 3 3 9 और कितना हुआ 2 11 ही है, हमें 21 पढ़ने। तो यहाँ डिपिक्टेड कितना है 11 बायोम, लेकिन हम कितना पढ़ने वाले हैं लैंड के ऊपर ही 21, यानी इसमें भी सब क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो हम उसको भी स्टडी करेंगे। ये तो एक ओवरऑल व्यू है। अब देखो अभी क्या है कि मैप पे हमने क्या किया कि किसी बायोम के बाउंड्रीज को क्लियरली डिपिक्ट कर दिया, बट ऐसा होता नहीं है नेचुरल कंडीशन। अगर एक बायोम जहां एंड हो रहा है और दूसरा बायोम ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली स्टार्ट हो गया, बीच में एक ट्रांजिशनल जोन होता है। जब मैं आपको टर्म्स डिस्कस कर रहा था इनिशियली इन माय इनिशियल लेक्चर, आई हैड डिस्कस अ टर्म इकोटोन। इकोटोन इज अ जोन ऑफ ट्रांजिशन between two community. So when you learn the biome, what you find that you observe between two biome there is a zone of transition, and in the zone of transition the diversity is much more because you find the species of both the biome in that region. तो नेचुरल कंडीशन में जैसा तुमने मैप बना दिया कि बाउंड्री क्रिएट कर दी, वैसा एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ एक पौधा खत्म हो गया और दूसरा पौधा शुरू हो गया, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ जंगल खत्म हो गया फिर यहाँ से ग्रासलैंड स्टार्ट हो गया। बीच में एक ऐसा स्पेस होगा जहाँ ग्रासलैंड और फॉरेस्ट दोनों दिखाई देंगे, मतलब जोन ऑफ ट्रांजिशन दिखाई देगा। तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड दैट कि द बाउंड्रीज बिटवीन द बायोम में अपीयर टू बी शार्प ऑन द मैप, ऑन द ग्राउंड हाउएवर देयर आर ऑफन ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन द बायोम्स। तो मैप पर आपने ड्रॉ तो कर दिया और हम ड्रॉ करेंगे भी अगर करना है तो, लेकिन एग्जैक्टली इन द नेचुरल कंडीशन द कंडीशन इज नॉट सेम। व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द जोन ऑफ ट्रांजिशन वी फाइंड आउट इकोटोन and where the diversity is more. So what I have said here that you observe what you observe, if one biome, this is another biome, there is a overlapping zone, and that overlapping zone, what we called it ecotone. And the diversity is more, okay, यहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा होगा इन दिस रीजन। okay now that's why in these transitional areas one biome's plants and animals gradually become less frequent while the organism characteristics of the adjacent biome become more frequent। तो इसके जो स्पीसीज हैं इस एरिया में ग्रेजुअली डिक्लाइन करेंगे और यहाँ से इसके स्पीसीज ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो जोन ऑफ ट्रांजिशन है वहाँ एक बायोम के स्पीसीज ग्रेजुअली डिक्लाइन होते चले जाएंगे इस एरिया में जब इंटर करोगे जोन ऑफ ट्रांजिशन में, और इसके भी स्पीसीज मिलेंगे, यानी इसके स्पीसीज अब यहाँ से मिलना शुरू किए और इधर जाकर उनका नंबर बढ़ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड,
and in addition the community structure of a particular biome will differ slightly depending on the location and elevation above the sea level. हमें कम्युनिटी डिफरेंसेस क्यों दिखाई देता है दो बायोम के बीच में? ड्यू टू द जियोग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज वेल एज एलिवेशन, अल्टीट्यूड के कारण। जैसे जैसे माउंटेन्स पर जाओगे वेजिटेशन चेंज होगा, ठीक है ना। आई हैड डिस्कस्ड when I was discussing the factor, I had already discussed ki how the altitude determined as a factors for the growth of the vegetation and the fauna. Okay. Now, what we are learning here, the concept of biome. Now, तो मैंने अभी definition बताया कि biome क्या है, ठीक है, complex of community in a region and how the biome is determined by the climatic factor and how it is recognized. biome को पहचानोगे कैसे? depend on life forms. आप life forms को देखकर पहचानेंगे कि किस तरह का है। समझ में आ गई बात है? अब देखो क्लासिफिकेशन, तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था when I was discussing the structure that a ecologist having no unanimity. So despite multitude of proposals, there is no single proposal about the classification of biome. There are multiple proposals given by different ecologists. Okay, the fundamental basis of biome characterization is the consideration of climatic, physiographic and the type of habitat. अभी तक मैंने क्या कहा था कि climate is a most important determining factor, but climate के अलावा physiography भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिजियोग्राफी मीन्स बायोम अगर हिली और माउंटेनस रीजन में है तो वो अलग होंगे, प्लेन एरिया में अलग होंगे, डेजर्टिक एरिया में अलग होंगे। तो फिजियोग्राफी ऑल्सो अफेक्ट, सी लेवल से एलिवेशन क्लोज है, कोस्टल एरिया है तो वहाँ अलग होगा, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई हैव सेड दैट द बायोम कैरेक्टराइज्ड based on the characterization of biome based on the climate, physiography as well as type of habitat. Okay, and accordingly there are three domain. अब तीन तरह के habitat हैं, land is a habitat and aquatic environment is also a habitat. और aquatic environment में अगर तुम जाओगे तो फिर दो तरह का है, ठीक है, one is the fresh water, another is, so ये जो classification है वो किस आधार पर है? on the basis of habitat है। स्पीसीज कहाँ ग्रो करते हैं, कहाँ रहते हैं, ठीक है, हैबिटेट में। लैंड के ऊपर रहते हैं तो टेरेस्ट्रियल बायोम, और एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट है। अब एक्वेटिक में क्या है? फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। तो मैंने यहाँ क्या कहा कि तीन डोमेन में क्लासीफाई, इसने ब्यूटीफुली क्लासीफाई किया, व्हिटेकर। तो हम लोग उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। सो इन और इसके बाद भी इन तीन डोमेन के अलावा मैंने यहाँ लिखा है कि इन एडिशन टू द अबव थ्री डोमेन्स, इन तीन को भी ले लो, कंसिडर करो। उसके अलावा द इकोलॉजिस्ट ऑल्सो प्रपोज्ड अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ अनआइडेंटिफाइड बायोम्स विच इंक्लूड ए स्मॉल बट एक्सट्रीम हैबिटेट्स। कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जहां एक्सट्रीम कंडीशन होता है, जैसे थर्मल स्प्रिंग, जैसे वोल्केनिक वेंट्स, वहां एक्सट्रीम कंडीशन है, वेरी हाई टेम्परेचर। तो वो एक्सट्रीम कंडीशन इन अ पोलर रीजन देयर इज अ एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीमोफाइल्स आर देयर, ठीक है। तो कुछ इकोलॉजिस्ट का कहना है कि हमें एक्सट्रीम कंडीशंस जहां दिखते हैं उनको सेपरेट रखना चाहिए, भले ही वो छोटे रीजन हो, लेकिन फिर हमें वहाँ यूनिक फाउना और फ्लोरा दिखाई देता है। यूनिक फाउना का मतलब अगर वहाँ माइक्रोब्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर देयर इफ आर एबल टू ग्रो। जैसे मैंने कहा था थर्मल स्प्रिंग में भी सल्फर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो वो भी एक तो फाउना है ना, हमें उसे भी स्टडी करना चाहिए, ऐसा इकोलॉजिस्ट का ओपिनियन है। So if some ecologists believe that we have to categorize the extreme condition and we have to count it in a biome. So apart from these three domain, we will also consider it. Okay. Now,
तो अब क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं, व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। R.H. Whittaker classification of biomes in 1975, and he most widely followed and revised by the Friday and Ingram. His classification later revised by Friday and Ingram in 1985 after 10 years of the classification by the Whittaker. And Archibald in 1995 further he again modified the classification of the Whittaker. So Whittaker classification has further modified by the different ecologists in the different time period. Now the biome system or this system is also followed by the World Wildlife Fund, WWF, as you know, Yushien. And according to this system, there are 32 biomes. How many biomes? 32. टेरेस्ट्रियल अगर बायोम देखें तो 21 है, 5 वेटलैंड एंड फ्रेश वाटर बायोम है और 10 मरीन और कोस्टल टाइप्स है। तो टोटल हम कितने बायोम्स की स्टडी करेंगे? 32, 21 टेरेस्ट्रियल, 5 फ्रेश वाटर और वेटलैंड्स जैसे पॉन्ड में या लेक्स में या रिवर या स्ट्रीम्स में भी ग्रो करते हैं वेजिटेशन और यूनिक वहाँ फाउना होता है, तो हम उससे फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में भी पढ़ेंगे टाइप ऑफ बायोम। और मरीन में 10 टाइप है, 10। सो इफ वी होलिस्टिकली कवर द बायोम वी हैव टू कवर ऑल द 32 टाइप्स and we have to understand their unique characteristics features. Okay, so I will start here with the terrestrial biome. मैं आज कहाँ से start करूँगा? terrestrial से start करूँगा, land से start करूँगा. Okay. So let's see. In the terrestrial biome, the first one is the tropical rainforest. What is the first biome I'm going to discuss here is the tropical rainforest. Okay, it is comes under the terrestrial biome. तो ये पहला टाइप है. अब यहाँ वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है कि जो ट्रॉपिकल बायोम होंगे वो ऑब्वियसली इक्वेटर के क्लोज होंगे between 23.5 north and 23.5 south. Means in between the Tropic of Cancer and Capricorn, the unique kind of vegetation and fauna we find, means unique kind of life forms we observe, and on the basis of that we can say that this is a tropical rainforest biome. So tropical rainforest अगर आप देखते हो ये, this is the Central America. So where the tropical rainforest is present, this is the North America, this is the South America and this is Central America. तो Central America में तुम देख रहे हो कि यहाँ पर मैक्सिको, कोस्टारिका, ठीक है, निकारागुआ, पनामा, all these regions you find what the tropical rainforest is present. Now when you look at the South America, what you find that in Venezuela, in Colombia, okay, now in Peru, Ecuador, as well as in major part of Brazil, what you find that this is present. Now once you look at Africa, okay, along the Congo River Valley, what you find that you observe that there is a tropical rainforest is present. Okay, now when you look at here, this is the Madagascar island, and in the eastern part of the Madagascar, here you also find a stripe where there is a tropical rainforest is present. And now when you look at India, in Kerala, the patches along the Kerala in the Western Ghat, the western part of the Western Ghats, what you observe, the tropical rainforest. As well as when you look at in Sri Lanka and in Andaman and Nicobar, okay, you also observe what? The tropical rainforest. When you come across the Southeast Asia, then what you find in the Myanmar, in the Laos, in Vietnam, in Malaysia, in Indonesia, in Borneo, okay, what you find, and Papua New Guinea, all these area, what you observe that there is a tropical rainforest. So what I have discussed through the map, I had discussed through the map the geographical distribution of the tropical rainforest. Okay,
तो मैप में हमने डिपिक्ट किया, उसी को यहाँ लिखा है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दैट नियर इक्वेटर सच काइंड ऑफ बायोम वी ऑब्जर्व एंड पार्ट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका सच बायोम इज प्रेजेंट, Southeast Asia it is also there, as well as part of Africa, southern India and northeastern Australia. Okay, northeast Australia. तो तुम्हें ये दिखाई दिया बिकॉज अभी आपको पता है यहाँ से गया हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि ऑस्ट्रेलिया को मिड से डिवाइड करता है, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखाई देते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ. तो ये था ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. पहली चीज, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, तो अगर मैप आपके माइंड में है तो यू कैन इजिली पिक आउट द आंसर. ठीक है ना, आप इजिली पिक कर लेंगे. नेक्स्ट फैक्टर मैंने यहां मेंशन किया है अबायोटिक फैक्टर. व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच सच काइंड ऑफ बायोम ग्रो. इस एरिया में क्या कंडीशन मिलता है, बोला हॉट एंड वेट ईयर. ओके, ईयर राउंड, यानी राउंड द ईयर आपको कंडीशन हॉट एंड वेट मिलता है. एवरेज टेम्परेचर वहां हमेशा जो होगा हाई होगा और रेंज ऑफ टेम्परेचर लो होंगे. रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब डे टाइम और नाइट टाइम टेम्परेचर डिफरेंसेस देखोगे या समर और विंटर टेम्परेचर डिफरेंसेस देखोगे तो वो डिफरेंसेस तुम्हें कम होगा. अगर समर में टेम्परेचर पहुंच रहा है, ये हाई ह्यूमिड एरिया होता है, समर में टेम्परेचर अगर यहाँ पहुंच रहा है 30 डिग्री और 32 डिग्री और 35 डिग्री, तो यहाँ विंटर में भी टेम्परेचर 25-27 डिग्री रहेगा. ठीक है, या बहुत लो होगा तो भी 20 के आसपास. तो जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर डिफरेंसेस और एवरेज आपको दिखाई देगा वो लेस होगा. तो ये हॉट और ह्यूमिड कंडीशन राउंड द ईयर होते हैं यहाँ इस रीजन में. ठीक है, न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल होगा. ठीक है, डिकम्पोजिशन का रेट स्लो होगा वहां पर और इसलिए न्यूट्रिएंट रिच सॉइल नहीं होंगे. दूसरी बात है लीचिंग प्रोसेस होगी, बरसात होती रहती है वहां पर, तो मटेरियल सॉइल में डिसॉल्व होकर नीचे की तरफ मूव करते हैं, इसीलिए जो अपर सरफेस है सॉइल का वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं होता ड्यू टू एक्सेसिव लीचिंग. व्हाट आर द फैक्टर इज द लीचिंग. तो जब आप जब चीजें पढ़ोगे तो आपको माइंड में होना चाहिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच लेड टू दिस प्रोसेसेस. तो मैंने कहा एक्सेसिव लीचिंग लेड टू न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल्स. ओके, नाउ व्हाट आर द डोमिनेंट वेजिटेशन. डोमिनेंट वेजिटेशन इज द ब्रॉड लिव्ड एवरग्रीन ट्रीज. ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्न्स आर ऑल्सो देयर एंड द लार्ज वुडी वाइन्स. ओके, जैसे ग्रेप्स होते हैं ना वाइन्स, वैसे आपको दिखाई देंगे लार्ज वुडी वाइन्स होंगे यहाँ. एंड क्लाइंबिंग प्लांट्स, ऑर्किड्स दैट इज अ ईपीफाइट. मैंने आपको बताया था पेड़ों की टहनियों के ऊपर ये उगते हैं ऑर्किड्स, इसलिए उनको ईपीफाइट्स कहते हैं. above the plant, EP means above, phyta means plant, they grow over the plant, orchid, that's why they are known as epiphytes. Orchid is an example of epiphytes. So in epiphytes are also, क्यों है ऐसा, क्यों ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि इतना डेंस फॉरेस्ट होता है कि लाइट का पेनिट्रेशन सरफेस पर नहीं हो पाता, ग्राउंड तक लाइट नहीं पहुंचती. तो कुछ पौधे, अब लाइट तो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, अब ये जो पौधे हैं ऑर्किड, इन्होंने अपने को एडेप्ट कर लिया, ये पेड़ की टहनियों पे ग्रो करते हैं सनलाइट को लेने के लिए, और इनके रूट्स एयर में हैंग करते हैं और वहीं से वो मॉइस्चर ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत होती है. एयर में वाटर वेपर की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि हैंगिंग रूट से ही एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर. ठीक है, सो दीज आर सच प्लांट्स known as epiphytes which is present in that region. दूसरा और क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, आई हैड मेंशन्स देयर that you find that gallery forest are there in the tropical rain forest. What is unique? There is a gallery forest. gallery का मतलब है different strata दिखाई देगा, different layer of plants दिखाई देंगे. हाइट प्लांट की 70 मीटर तक चली जाती है. The height of plant is sometimes reach 70 meters. बहुत tall trees होते हैं, श्रब्स भी होते हैं वहाँ पे, हर्ब्स भी होते हैं. ठीक है, क्लाइंबर्स भी हैं पेड़ों पे चढ़ने वाले, और उसके अलावा ग्राउंड पर भी ग्रासेस है. तो यहाँ पर क्या तुम्हें दिखाई देगा, देयर आर वेराइटी ऑफ स्पीसीज हैविंग डिफरेंट हाइट्स, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दैट फॉरेस्ट अ गैलरी फॉरेस्ट. आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे किसी ऑडिटोरियम में बैठे हो
और वहाँ ऐसे स्टेयर्स बने होते हैं बैठने के लिए, तो उसी तरह का दिखाई देता है. दैट्स व्हाई दिस फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज गैलरी फॉरेस्ट. ओके, नाउ what are the dominant wildlife herbivores such as sloths, the bear, okay, the tapirs, and the capybaras, predators such as the jaguars, देखो, and ant eaters are also there, monkeys, यहाँ देखो golden lion, tamarin का एक यहाँ पे सैटेलाइट पिक्चर दिया है, ठीक है. यहाँ पे देखो ये टॉकान का एक सैटेलाइट पिक्चर दिया. दिस आर द यूनिक फाउना दोज हु आर प्रेजेंट इन दैट रीजन, स्पेशली इन द ब्राजीलियन रीजन ऑफ अमेजोनियन वैली. आप यहाँ पे दिखाई देगा आपको. यहाँ देखो एक ग्राफ है जिसमें आपको राउंड द ईयर टेम्परेचर इज हाई. देखो यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट अराउंड 25-27 डिग्री सेल्सियस, 30 के आसपास है. प्रेसिपिटेशन इधर दिया हुआ है 100, 200, 300, 400, तो यहाँ पर आप देखो मोर देन 300. तो आप क्या देख रहे हो कि इन दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द प्रेसिपिटेशन इज हाई एंड टेम्परेचर इज हाई. अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में भी देखो, ठीक है. अभी आप उसके बाद कुछ ही महीने हैं यहाँ पे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये ब्राज़ील के बारे में बात की गई है. और फिर उसके बाद देखो कि फिर यहाँ दिसंबर में प्रेसिपिटेशन हाई हो गया, टेम्परेचर. तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? इन द ट्रॉपिकल रीजन्स राउंड द ईयर द कंडीशन इज मॉइस्ट, precipitation is high and the temperature is also high. Okay, so I had mentioned here anteater monkey, birds such as toucans, parrots, okay, parakeets, insects such as butterflies, ants and beetles, piranhas. piranhas का नाम सुने हैं आपने? फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं. piranhas के ऊपर मूवीज भी बनी है, उसको बहुत डेंजरस दिखाया नहीं. So piranhas and other freshwater fishes, reptiles such as reptiles में frogs नहीं आते, amphibians हैं, ठीक है ना, वो गलती से लिखा है यहाँ, such as frog. Caimans, boa is the okay, and anaconda is a reptile which is very very famous. Anacondas आप जानते ही हैं, one of the largest reptile on the planet Earth which is present in Amazonian Valley. Okay, in the tropical rainforest region. ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे यूनिक स्पीसीज के नाम याद रखने हैं. एनाकोंडा बहुत फेमस है, पिरानास फेमस है, ठीक है ना, ये गोल्डन लायन टैमरीन फेमस है. क्यों? अभी फर्दर हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी में, इसमें से कुछ स्पीसीज इंडेंजर्ड है, कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए भी आपको लर्न करना है. टॉकन इज फेमस, ठीक है, क्योंकि इनको थ्रेट भी है, क्योंकि बहुत तेजी से लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण इस जंगलों की सफाई कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो यह हैबिटेट थ्रेटेंड है, तो स्पीसीज को भी खतरा है. उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है. तो वी हैव टू लर्न दैट. नाउ so basically what we observed that this is the most biodiverse region of the world. Tropical rainforest are home to more species than all other land biomes combined. Jointly जितने land biome है उससे कहीं आपको दिखाई देगा यहाँ ज़्यादा, ठीक है. मैंने कहा यहाँ टॉल ट्रीज होते हैं, कभी कभी उनकी हाइट अप टू 70 मीटर होती है above the forest floor and form a dense covering or canopy. वो लार्ज कैनोपी बनाते हैं ट्रीज, ठीक है, अ बिग कैनोपी. इसलिए लाइट का पेनेट्रेशन सरफेस तक नहीं हो पाता, और इसीलिए टहनियों पर मैंने क्या कहा कि इपीफाइट्स ग्रो करते हैं, और यहाँ क्लाइंबर्स भी होते हैं जो नीचे से पेड़ों को पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ डिफरेंट वेजिटेशन होगा. एंड इन द शेड बिलो द कैनोपी अ सेकेंड लेयर ऑफ शॉर्टर ट्रीज एंड वाइन्स फॉर्म एन अंडर स्टोरी. So what you find? Stories, layers, okay, and we called it gallery forest. Now, organic matter, that is humus. Organic matter that falls to the forest floor quickly decomposes and the nutrients are recycled. तो चलो यहाँ पर तो मॉइस्चर है और डिकम्पोजर्स ग्रो कर जाते हैं, तो जो लीटर फॉल होगा, डेंस वेजिटेशन है तो पत्तियां भी ज्यादा गिरेंगी, पत्तियां ज्यादा गिरेंगी, डिकम्पोज होंगी, ह्यूमस होगा. लेकिन लीचिंग भी ज्यादा हो तो सॉइल से क्या होगा? रन ऑफ हो जाएगा, या फिर
लीज्ड हो जाएगा, नीचे की तरफ चले जाएंगे, इसलिए सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पुअर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर तो होता है वहां, लेकिन अदर न्यूट्रिएंट्स आर पुअर। व्हाई? बिकॉज ऑफ लीचिंग। दिस बायोम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव बायोम। आपको प्रोडक्टिविटी का एक टेबल मैंने दे दिया है। अगर आप प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। ठीक है, दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी which is next only to the algal belts and the coral reef. As you know that in the algal biome or algal regions as well as coral reef region, the productivity is again very high. तो मैं तो जब प्रोडक्टिविटी पढ़ा रहा था इकोसिस्टम में, आई हैड गिवन यू द टेबल, और मैंने कहा उसे याद रखना क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएंगे। वो तो मैंने याद रखने के लिए यहाँ, क्योंकि इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, लेकिन फिर मैंने मेंशन किया कि अकॉर्डिंग टू WWF दिस बायोम इज सीरियसली थ्रेटेंड ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटी इन द साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड इन साउथ ईस्ट एशिया। कंटेम्प्रेरी इश्यूज को मैंने मेंशन किया इन अ सिंगल लाइन। व्हाट आई हैव मेंशनड दैट कि ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, नाउ दिस बायोम हैविंग द थ्रेट। ओके, अब चूंकि ये बहुत यूनिक और इंपॉर्टेंट बायोम है तो मैंने थोड़ी और स्टडी कर ली इसकी। क्या स्टडी मैंने किया? मैंने कहा एडेप्टेड है यहाँ वेजिटेशन, तो उनमें क्या खास एडेप्टेशन है। ठीक है, तो मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स मेंशन किए। एडेप्टेशन तो मैंने ओवरऑल आपको पढ़ा दिया लैंड के ऊपर, बट ये स्पेशल उस कंडीशन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो वेजिटेशन है उनमें क्या एडेप्टेशन है। तो पहला प्लांट का अगर देखोगे, कंसिडरेशन करोगे, ये है वैगनवेलिया। वैगनवेलिया इज प्रेजेंट इन दैट रीजन। ओके, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? द सनलाइट इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि मैंने कहा सनलाइट तो कई बार सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती, तो सनलाइट लिमिटिंग फैक्टर है, उसके कारण वेजिटेशन अफेक्ट होगा उस रीजन का। प्लांट ग्रो इन लेयर्स, कैनोपी रिसीव मोस्ट लाइट। ऊपर सर्फ जो होगा टॉप कैनोपी, वो ज्यादा लाइट रिसीव करेगा, ग्राउंड पर लाइट कम आएगी, तो प्लांट उसके लिए एडेप्टेड होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कुछ क्लाइंबर्स भी होते हैं जो पेड़ों की टहनियों को पकड़कर ऊपर चले जाते हैं। वुडी वाइन्स भी होते हैं, उसके अलावा इपीफाइट्स भी ग्रो करते हैं, और ट्री, श्रब और ग्रासेस तो ग्रो करते ही हैं। ठीक है, फिर लिखा है शैलो वाइड रूट्स सिंस सॉइल इज सो थिन एंड पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, रन ऑफ भी हो रहा है, एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन होता है, लीचिंग भी हो रही है, तो रूट्स वाइडर और मोर पेनिट्रेटेड इनसाइड द सॉइल होते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना होता है। न्यूट्रिएंट्स पुअर है, रिच होता तो ज़्यादा नहीं होते, वाइड स्प्रेड। ठीक है, लिटिल सन रीचेज द फ्लोर, लीफ वाइडर होंगे। ठीक है, लीफ कैसा होगा? वाइडर होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके। तो यहां देखो वैगनवेलिया, नाउ एनिमल्स में भी थोड़ा देख लें। कुछ और एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं, सिल्वरी ये है गिब्बन। ठीक है, कलर कैसा होता है? सिल्वर कलर। फर उसके कैसे होते हैं? वाइट। तो गिब्बन क्या कहलाता है? सिल्वरी गिब्बन। यहाँ देखिए ये वाइपर है, पिट वाइपर, वैंगलर पिट वाइपर। ये मैंने क्यों दिया है? क्योंकि इसमें कैमोफ्लेजिंग होती है, ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर बदल लेता है। बहुत डेंजरस सांप है और वेरी पॉइजनस। ओके, तो इसीलिए यहाँ मैंने लिखा मेनी एनिमल्स आर स्पेशलिस्ट एंड रिक्वायर स्पेशल हैबिटेट कंपोनेंट्स टू सर्वाइव लाइक दिस। ये वहीं रह सकते हैं उसी यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशन में। कैमोफ्लेज इज कॉमन, तो यहाँ मैंने दिखाया, ये देख रहे हो वो ग्रीन लीफ वेजिटेशन के ऊपर है, अपना कलर भी वैसा ही बना लिया इसने। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैड मेंशन दैट वैगलर पीट वाइपर हियर, बिकॉज आई हैव shown in this diagram what camouflaging. Okay, so again it is a unique and many symbiotic relationship is also present in that region. म्यूचुअलिज्म का भी एग्जाम्पल दिखाई देगा आपको। ठीक है,
एंड लिव इन अ डिफरेंट लेवल ऑफ कैनोपी। और ये जो स्पीसीज हैं वो अलग अलग कैनोपी के लेवल पे रहते हैं, कुछ लोअर हाइट पर, कुछ अपर हाइट पर रहते हैं एनिमल्स, कुछ टॉल ट्रीज के ऊपर होते हैं। तो डिफरेंट हाइट के ऊपर एनिमल ग्रो करते हैं, उनका एक यूनिक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है। अब देखो ट्रॉपिकल ही रीजन में आपको ड्वार्फ फॉरेस्ट भी मिलते हैं। ड्वार्फ यानी जिन पौधों की हाइट छोटी होती है, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, एल्फिन वुड। उसे क्या बोलते हैं, एल्फिन वुड। तो दूसरा मैं क्या बायोम डिस्कस करने वाला हूं, एल्फिन वुड। एंड दैट एल्फिन वुड मीन्स ड्वार्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। ओके, सो इन दैट रीजन अब ये सभी बुक्स में नहीं मिलेंगे बायोम, ऑब्वियसली नॉट इन एनसीईआरटी। तो आपको ये लर्न करना होगा ड्वार्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एल्फिन वुड। अब लोकेशन कहाँ होगा, ऑब्वियसली इन द ट्रॉपिकल, यानी जस्ट उसी के आसपास, close to the tropical rainforest. This dwarf tropical rainforest also exists in the same location, geographical area located in tropical mountain of Africa, South America, etc. In Southeast Asia also it is present. And when rainfall is nearly round the year, but there is constant low temperature in a particular season. यहाँ सबसे खास बात है कि पौधे की हाइट कम क्यों है, क्योंकि कुछ खास मंथ्स में टेम्परेचर लो हो जाता है। कहाँ ये ग्रो कर रहे हैं, ये माउंटेन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पर ग्रो कर रहे हैं। एलिवेशन है, एलिवेशन है तो वहां एक सर्टेन मंथ्स के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा, सडन लो टेम्परेचर। दैट इज अ यूनिक कैरेक्टर, आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर दिमाग में रखना है। इसी लो टेम्परेचर के कारण क्या हो जाता है, द प्लांट्स हाइट विल नॉट ग्रो एज लाइक द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 70 मीटर हाइट नहीं होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगा, ड्वार्फ पौधे होते हैं। रीजन क्या है, ये टेम्परेचर। सो दिस कोल्ड टेम्परेचर लीड टू ट्रीज बीइंग ए स्मॉल, बिकॉज ऑफ विच इट इज ऑल्सो कॉल्ड dwarf tropical rainforest. So what is the reason for a stunted growth of the plant? The low temperature in a particular month. Okay, this is the cause of the stunted growth of the plant. इसीलिए इसे कहते हैं dwarf tropical rainforest. Apart from trees, यहाँ आपको फर्न की भी वेराइटी दिखाई देगी, लाइकेंस भी दिखाई देंगे। लाइकेन आर symbiotic association between algae and fungus are also found. Fauna are largely similar to the tropical rainforest, but not equally diverse as like tropical rainforest. In tropical rainforest, the fauna are more diverse. ज़्यादा वेराइटी ऑफ स्पीसीज होते हैं, यहाँ कम होते हैं, बट वो जो स्पीसीज वहाँ मिलते हैं उनमें से कुछ स्पीसीज यहाँ भी मिलते हैं। मीन्स सिल्वरी गिब्बन यहाँ भी मिलेगा, टॉकन्स यहाँ भी मिलेंगे, आपको इस रीजन में भी दिखाई देंगे। ओके, पैराकिट्स इस रीजन में भी दिखाई देंगे, पैरट्स इस रीजन में भी दिखाई देगा। ठीक है आपको, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट बायोम। नाउ तो हमने दो बायोम स्टडी किया, ट्रॉपिकल, सीजनल और ड्राई फॉरेस्ट देखे। इसे हम डेसिडुअस भी कहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब ये कहाँ है, इन द ट्रॉपिकल रीजन, नॉर्थ एंड साउथ टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नॉर्थ और साउथ रीजन में जहाँ आपको डिस्टिंक्ट सीजनल वेरिएशन दिखाई देता है। क्यों ऐसे फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ एक पर्टिकुलर मंथ में ही प्रेसिपिटेशन होता है, राउंड द ईयर प्रेसिपिटेशन नहीं होता। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में राउंड द ईयर हॉट टेम्परेचर होता है और प्रेसिपिटेशन होता है, बट यहाँ क्या है, सीजनल वेरिएशन हमें दिखाई देता है। डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन भी होते हैं, एक ऐसा मंथ भी आएगा 12 महीने में जब वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो आप कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, मॉनसूनल बेल्ट लार्जली अफ्रीका में, साउथ एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ठीक है, जो मॉनसूनल रीजन है वहां आपको ये दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो पार्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द ट्रॉपिकल आइलैंड।
The tropical island like Lakshadweep, Andaman, Indonesia, okay, all this, and the island of this Atlantic as well as Pacific and Indian Ocean, okay, several island. What you find? The tropical, seasonal or the dry forest. What are the abiotic factor? Generally warm round the year, क्योंकि tropical region है तो largely month warm ही होते हैं tropical में, ठीक है. नदर्न हेमिस्फेयर में देखोगे तो ऑलवेज अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज अ कोल्ड विंटर सीजन. अपार्ट फ्रॉम दैट इंटायर मंथ इज द वार्म मंथ. तो यहाँ पर जनरली वार्म ईयर राउंड द ईयर वार्म होता है. ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई. मैंने कहा ड्राई डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं, ये बहुत यूनिक है. जहाँ सीजनल फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट, वहाँ कुछ ऐसे मंथ होंगे ईयर में जहाँ वर्षा नहीं होगी. वो ड्राई स्पेल ऑफ द ईयर होगा, वो ड्राई मंथ होगा, ठीक है. न्यूट्रिएंट रिच सॉइल सब्जेक्ट टू इरोजन. अभी यहाँ न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होंगे और वो सॉइल का इरोजन भी होता है, क्योंकि इरोजन के लिए कई फैक्टर्स हैं. इरोजन के लिए कई फैक्टर्स है. एक तो प्रेसिपिटेशन भी है, उसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी है. ये रीजन देखोगे वर्ल्ड में तो हाईली पॉपुलेटेड रीजन. तो हाईली पॉपुलेटेड रीजन है तो सबसे ज्यादा थ्रेट है इसे. क्यों? जो लोग बहुत तेजी से जंगलों की कटाई कर रहे हैं एग्रीकल्चरल फार्मलैंड बनाने के लिए, क्योंकि खेती करनी है, एग्रीकल्चरल लैंड क्रिएट करना. दूसरी बात है ये जो रीजन है, अगर देखोगे सेंट्रल अमेरिका, साउथ अफ्रीका, तो ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है. तो यहाँ अभी भी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है और यहाँ प्रिमिटिव एग्रीकल्चर भी है. इस रीजन में आपको प्रॉब्लम ऑफ जूमिंग भी दिखाई देगा, स्लैश एंड बर्न भी दिखाई देगा. यह एडवांस इकोनॉमी नहीं है. तो यहाँ और थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि यहाँ लोग अभी भी जूमिंग प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ अभी भी स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कर रहे हैं, यानी प्रिमिटिव एग्रीकल्चर हो रहा है कुछ रीजन में. ये भी एक चैलेंज है इस रीजन के लिए, जिसके कारण डिग्रेड हो रहा है ये बायोम. तो कैसे सस्टेनेबल ग्रो करना है, दैट इज अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न. अभी आप इंडिया में देखते हो ना, वी हैव डेवलप्ड द बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. व्हाई? टू कंजर्व दिस बायोम. पर्पस क्या है? कंजर्वेशन. ये कंजर्वेशन मैकेनिज्म है, ठीक है, कि एरिया को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वहाँ अब एक्टिविटी नहीं कर सकते, काट नहीं सकते पेड़, जानवरों को मार नहीं सकते. तो ये प्रोसेस है, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. यहाँ मैंने देखा द टाइगर, ओके, एंड द लॉन्ग टेल्ड मकाक. इसकी पूंछ लंबी होती है, सदर्न इंडिया में भी मिलते हैं ये लॉन्ग टेल्ड मकाक, मकाक बंदर. ये इधर जो आपको मिलते हैं नदर्न बेल्ट में, वो मकाका मुलाटा है, ठीक है. उसकी पूंछ नहीं होती, छोटी होती है. लेकिन इधर आप देखेंगे इसको तो इसकी पूंछ बड़ी होती है. ये भी मकाक की वैरायटी है बट अलग है, ठीक है. यहाँ देखो टेम्परेचर, ठीक है. चेन्नई जो है साउथ सदर्न इंडिया में, वहाँ टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन वेरिएशन दिया है, ठीक है. अब डोमिनेंट प्लांट देखो, डेसिडुअस ट्रीज. डेसिडुअस ट्रीज के अंदर क्या आएंगे? शाल ट्रीज, महुआ, पीपल, बनियान, हैर, पलास, तेंदू. दीज आर द ट्रीज विच इज प्रेजेंट इन दैट रीजन, ओके. और उसके अलावा आपको पता है सीसम विच इज ऑल्सो देयर, विच इज अ टिम्बर वुड, वेरी कॉस्टली. टिक, सागवान जिसे कहते हो, इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो dominant plants, tall deciduous trees, because they shed their leaf in a particular season. अभी आप देख रहे हो पत्तियां झड़ रही हैं. This is the water conservation mechanism, okay. And form a dense canopy during the wet season. फिर अभी क्या होगा? वसंत के बाद उसमें फिर पतझड़ के बाद नई पोपले निकलेंगी, पत्तियां निकलेंगी. And the dense canopy we observe in the forest with during the wet. And drought tolerant orchids are also present, okay, ठीक है. ब्रोमेलिएट्स, एलोइस, एलोवेरास की भी वेराइटीज आपको मिलती हैं. अदर शक्लेंट्स आर देयर. शक्लेंट के ऊपर मैंने डिस्कस किया था आपको, ठीक है ना. इनमें वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म होता है, सो दे कैन ग्रो. एलोवेरा आप देख ही रहे हैं, ठीक है. So these are also present. Dominant wildlife, tigers, as you know, monkeys, अभी मकाक मैंने दिखाया था. Herbivores such as elephants, okay, and Indian rhinoceros,
that is also a unique species, hog deer, and certain species of birds such as the great pied hornbill and the pied harrier and spot-billed pelicans. और इंसेक्ट्स की भी वेराइटीज काफ़ी मिलती हैं, आपको देखते हो रेनी सीजन में इंसेक्ट स्प्रेड्स हो जाते हैं, इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेज इधर सब जगह होते हैं, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ठीक है ना, ये सारे डिजीजेज आप जानते हो, वेल नोन डिजीजेज, यू ऑल आर एक्वेंटेड एंड suffered sometimes. Okay, and termites are there, reptiles such as snakes and monitor lizards are also there. Okay, so there are other variety of amphibians are also there. So we find unique vegetations as well as what the faunas in that region. Okay, so ये भी है. तो मैंने लिखा है ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट ग्रो वेयर द रेनफॉल इज व्हाट हाईली सीजनल रादर देन द ईयर राउंड, and during the dry season nearly all tree drops their leaves, shed their leaves. That's why it is known as deciduous forest, to conserve the water. And a tree that sheds its leaf during a particular season each year is called deciduous. Okay, so deciduous का एग्जाम्पल भी बताया, टीक, शाल, पीपल, बनियान, तेंदू, पलाश. ओके, देयर आर वेराइटी ऑफ ट्रीज विच इज प्रेजेंट, महुआ, ओके, नीम. नाउ नेक्स्ट टाइप, ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स वुडलैंड. ठीक है, नया क्या है, ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड वुडलैंड. अब देखो ये किस कंडीशन में ग्रो करेंगे. ये भी कंडीशंस वैसा ही होगा जैसा कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस का होता है. मैंने यहाँ क्या लिखा है कि these are found in the similar climatic conditions to the tropical seasonal forest biomes and flourishes during the dry season and the poor soil condition. ये कब ग्रो करते हैं, ड्राई स्पेल्स में ग्रो करते. और आपको पता है कि जहां सीजनल रेनफॉल होता है वहां डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन. इनके लिए ड्राई सीजन होना बहुत जरूरी है, एसेंशियल है. ठीक है, इसके लिए ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड वुडलैंड के. एंड समटाइम्स द टू बायोम्स ओवरलैप द कैनोपी हाइट एंड इट इज नॉट मोर देन 5 to 6 मीटर. इस रीजन में क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट 5 to 6 मीटर. एंड व्हाट यू फाइंड, इस रीजन में आपको ओवरलैपिंग मिलेगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस प्लांट भी मिलेंगे और ब्रॉड लिफ्ट भी मिलेगा. ठीक है, ब्रॉड लिफ्ट भी मिलेगा. पलास इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. अभी आप जाइए झारखंड बेल्ट में चले जाइए तो आपको दिखाई देंगे द रेड फ्लावर्स ऑफ द पलास इज नाउ ब्लूमिंग. लीफ नहीं है, पेड़ में केवल फूल ही फूल दिखाई देंगे. ठीक है, लेकिन जब इसके पौधे की पत्तियां ग्रो करेंगी तो वो ब्रॉड होंगी. ठीक है, आप देखते होंगे कि पत्तियों से लोग पत्तल बनाते हैं खाने के लिए. इतनी चौड़ी पत्तियां होती हैं कि पत्तल बनाते हैं ना, देखा है, लीफ को कनेक्ट करने के बाद वो इसी जंगल में मिलते हैं, इसी बायोम में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हॉर्नवुड फॉरेस्ट. ठीक है, सिमिलर कंडीशंस जैसा कि दोनों में, यानी ये भी कहाँ मिलेगा, जहां देयर इज अ सीजनल रेनफॉल. ऑब्वियसली राउंड द ईयर रेनफॉल होगा तो ये तो नहीं ही मिलेंगे थॉर्नी वेजिटेशन. कब मिलेंगे, व्हेन द रेनफॉल इज लेस. when the thorny woody forest is present, when the rainfall is less and the seasonal rainfall takes place, where the rainfall is less than 100 centimeter, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, ऑलमोस्ट अराउंड 75 to 80 सेंटीमीटर, तो और क्या डेवलप होगा, हॉर्नी वेजिटेशन डेवलप होगा. ठीक है,
and aridity in this kind of biome is slightly more than the earlier two. क्योंकि यहाँ पर 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, तो यहाँ एरिड एनवायरमेंट होगा, यानी सॉइल में मॉइस्चर कम होगा, देन वी कॉल्ड इट एरिड एनवायरमेंट. ओके, देन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय स्पाइनी स्पीसीज लाइक एकेशिया. एकेशिया किसको कहते हैं? बबूल के पौधे. एकेशिया क्या है? बबूल. So such kind of vegetation you find in that region. Okay. Now what you find that in this region there are several kind of insects are there for the pollination of the plants, as well as you find out various species of birds also, जैसे कुकूज भी मिलेंगे इस एरिया में, और कुकुस डेसिडुअस रीजन में भी मिलते हैं. कोयल सुनाई देता है ना आवाज़ आपको, ठीक है ना, इस रीजन में भी है, डेसिडुअस रीजन में भी है, ठीक है ना. और ब्रूड पैरासाइट का एग्जांपल है, ठीक है. कुकुस मैंने बताया था अपना नेस्ट नहीं बनाकर दूसरे के नेस्ट में अंडा दे देते हैं, बताया था ना आपको. देन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट. अब देखो ट्रॉपिकल रीजन खत्म हुआ, तो अब टेम्परेट रीजन में आए, कूल रीजन में आए, ठीक है. व्हेन यू लुक एट द टेम्परेट रीजन, दिस बायोम ऑक्यूपाइड द एरिया इन द नॉर्थ अमेरिका, न्यूजीलैंड एंड मच ऑफ द ऑस्ट्रेलिया. ओके, वेयर द क्लाइमेट इज कूल and rainfall is sporadic but around the year. इंटरमिटेंट होगा, स्पोरेडिक होगा, लेकिन थोड़ी वर्षा रुक रुक कर होती रहेगी, ठीक है. एंड नो ग्रेट वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑब्जर्व्ड इन दिस बायो. कूल रीजन है, कूल टेम्परेट रीजन है, यानी यहाँ पर एक्सट्रीम समर नहीं है, तो टेम्परेचर रेंज जो है वो ज़्यादा गैप नहीं है यहाँ, ठीक है. द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्रीज, सिकोया कहते हैं उसे, डेंड्रोसिकोया, ठीक है ना, सिम्पाविमेंस, इसे हम जायंट रेडवुड ट्री भी कहते हैं. ये पाए जाते हैं वहाँ, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, जिम्नोस्पर्मिक ट्री. ट्री एंजियोस्पर्मिक होते हैं, जिम्नोस्पर्मिक होते हैं. एंजियोस्पर्मिक यानी कि फ्रूट्स के अंदर सीड्स होता है, देयर इज अ सीड कवर्ड, और जो नेकेड सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म में, ठीक है. तो डेंड्रोसिकोया जो है वो टॉलेस्ट ट्री है जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में टॉलेस्ट ट्री है यूकलिप्टस, ठीक है ना. तो इस रीजन में रेड जायंट शिकोया ट्रीज मिलते हैं, ठीक है, जो कि दुनिया में टॉलेस्ट ट्री में से है, और ये जिम्नोस्पर्मिक ट्री है. जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स होते हैं. ये यूनिक स्पीसीज है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है. एंड फाउना इंक्लूड द व्हाइट स्पिरिट बियर, which is a unique species in this region, the temperate rainforest area. White spirit bear. Okay. Now, temperate deciduous forest. टेम्परेट रीजन में अभी रेन फॉरेस्ट देखा, जैसे ट्रॉपिकल में देखा था, फिर ट्रॉपिकल में आपने डेसिडुअस देखा था, अब टेम्परेट में डेसिडुअस देखिए. आपको इसके पहले लगता होगा कि डेसिडुअस शायद ट्रॉपिकल में ही होते हैं, पर टेम्परेट में भी है, ठीक है. यहाँ भी पतझड़ आएगा, तो देखो क्या लैटिट्यूड के बियॉन्ड आपको दिखाई देगा. दिस फाउंड इन टेम्परेट जोन अबाउट 48 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड,
ठीक है ना। नदर्न हेमीस्फेयर में 48 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास जाएंगे एंड सदर्न हेमीस्फेयर में तो आपको क्या दिखाई देगा, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, मच ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन लिव इन दिस बायोम रीजन, ये भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड के। एंड बायोम ग्रो एंड डेवलप इन अ कॉन्टिनेंटल टेम्परेट क्लाइमेट्स, यहाँ जो लैंड रीजन है वो कॉन्टिनेंटल है, मैरीटाइम नहीं है क्लाइमेट, यानी इस ओशन से दूर है, इंटीरियर ऑफ द लैंड, ठीक है। विथ समर रेनफॉल एंड हार्श विंटर, विंटर में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पहुंच जाता है और समर में प्रेसिपिटेशन होता है इस रीजन में। क्या मैंने कहा, विंटर इज हार्श मीन्स टेम्परेचर रीचिंग द बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट इन द विंटर, but this region receives the rainfall in the summer season. They are dominant by the broad-leaved deciduous trees such as oak, maple. आप देखते हैं जब जाएंगे, even in Jammu Kashmir you find the chinar and maple tree because Jammu Kashmir lies in the cool region. भारत में जम्मू कश्मीर में जाओगे तो मैपल प्लांट मिलेंगे, चिनार का भी प्लांट मिलेगा, ठीक है। वो सारे रिप्रेजेंटेटिव ट्रीज हैं, ठीक है, इन दिस रीजन। अबायोटिक फैक्टर हियर, डीप सॉइल लेयर्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इस एरिया में ऑर्गेनिक कंटेंट भी है क्योंकि प्लांट शेड करता है, लिफ डिकम्पोज होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। क्योंकि सीजनल प्रेसिपिटेशन है तो लीचिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होते हैं यहाँ पे और डीप सॉइल होते हैं। सॉइल थिन नहीं होता है जैसा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पड़ा था, यहाँ थिक सॉइल होंगे, तो प्रॉपर वेजिटेशन। ये देखो यहाँ पे पौधे, ठीक है। एज वेल एज प्रेसिपिटेशन 30 to 100, ठीक है, सेंटीमीटर और इंच इन अ ईयर, एंड इन ऑल फॉर्म स्नो रेन हेल फॉग। विंटर में क्या होता है, स्नोफॉल, ठीक है, स्नोफॉल होगा। समर में रेन हेल और फॉग भी होंगे, ठीक है ना, स्पेशली इन विंटर। अब इसमें देखोगे प्लांट एडेप्टेशन क्या है इस रीजन में, ये फर्न है, देखो लेडी फर्न कहते हैं ये, और ये देखो ग्लिंडर रोज है variety. So more diverse in the deciduous forest versus the coniferous forest due to increased sunlight. अब यहाँ sunlight proper मिलता है और क्या है, the trees adapted to varied climate by becoming dormant in the winter. winter में ये शेड कर देते हैं, लीफ डॉर्मेंट हो जाते हैं, हैवी स्नोफॉल होता है, अगर लीफ होगा ज़्यादा तो स्नो एक्यूमुलेट होगा, फिर इनको प्रॉब्लम होगी, तो ये शेड कर देते हैं विंटर में लीफ। यूनिक है। इंडिया में क्या देखते हो, डेसिडुअस समर में क्या हो जाता है, लीफ शेड करते हैं टू कंजर्व वाटर। यहाँ कब शेड करते हैं लीफ, विंटर में, ठीक है ना, हार्श विंटर होता है, उससे प्रोटेक्शंस के लिए। एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट ग्रो इन द लेयर मोर सनलाइट रीचेस द ग्राउंड कंपेयर टू द रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से, यहाँ देखो ब्रॉड लीव्ड है और ये फर्न है। नाउ एनिमल्स देखो, ये बाल्ड ईगल देखिए, द बाल्ड ईगल इज अ रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज इन दैट रीजन, ओके। देन लिस्ट वेसल is another species, mammalian species, which is present in that region. So this is the bird species, this is the mammal list vessel. So क्या लिखा है, the loose winter coat, इनमें उतना फर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर कुछ रीजन में क्या होगा, हाई होगा एंड सीजनल, सो देयर इज नो नीड ऑफ अ फर। पोलर रीजन में देखेंगे फर होगा। इन अ वेरी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन फर डेवलप होता है, हेयर्स डेवलप होते हैं, क्यों, क्योंकि वो हीट इंसुलेटर का काम करते हैं। सो एडेप्ट टू द मेनी सीजन, अगर ये फर होता तो फिर यहाँ जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सर्वाइव करना इनके लिए मुश्किल होता, तो इसलिए यहाँ पे फर ग्रो नहीं करता एनिमल्स के अंदर।
एंड ईट फ्रॉम द डिफरेंट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, और ये अलग अलग स्ट्रेटा पे ग्रो करते हैं। सो ये कुछ लीफ खाते हैं, कुछ टहनियाँ खाते हैं, कुछ ग्रासेस खाते हैं, ठीक है ना, कुछ इंसेक्टिवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं, कुछ हर्बीवोरस स्पीसीज होते हैं। तो देयर आर वेराइटी ऑफ स्पीसीज ग्रो विच हैव और ईट डिफरेंट स्ट्रेटा, एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू सर्वाइव साइमल्टेनियसली टुगेदर इन दैट बायोम। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कल मैं आगे का सेक्शन कवर करूंगा, ठीक है। तो टुमारो आई विल फिनिश दिस टॉपिक, प्रोबेबली खत्म करूंगा, ठीक है। तो चलो फिर कल मिलते हैं, हैव अ नाइस टाइम।